हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बैच। आप सभी का आपके फेवरेट बैच में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोशन सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस MTRS बैच पे। आज की इस क्लास के माध्यम से हम फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि बहुत ही निर्धारित समय के भीतर जनवरी के पहले तक हम पूरा डिटेल में और लिखकर पूरे फिजिक्स के सिलेबस को खत्म करें। आपकी तैयारी को इस कदर बेहतर बनाएं कि फिजिक्स में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक वाइज स्टडीज और कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई डाउट आपका ना रहे। सो एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सारे स्टूडेंट्स कि मेरी आवाज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। अगर मेरी आवाज और वीडियो दोनों बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है सो हम इस क्लास को शुरू करते हैं और बहुत बढ़िया से आज की क्लास को डिस्कस करते हैं और इस क्लास के माध्यम से ढेर सारी चीजें समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अपना जो है MTRS बैच है और इस बैच की अगर अपन बात करें तो इस बैच का शुभारंभ हम आज से ही कर रहे हैं, दैट इज 1 जुलाई। उसके बाद अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो जो चैप्टर आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर का नाम है, सबसे पहला ही चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसी चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए ये एक वीडियो में खत्म करने वाली चीज नहीं है। अगर हम एक वीडियो में कोशिश करें इसको खत्म करने की तो 4 घंटे तो आराम से लगेंगे। तो इसलिए हम इस चीज को पार्ट बाय पार्ट करके डिस्कस करेंगे जिससे हम तसल्ली से भी कर पाएं और आपको स्टार्टिंग में बोरिंग भी फील ना हो। सो आज हमारा जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है इसका पार्ट 1 है, यानी पहला पार्ट है और इस पार्ट के माध्यम से हम काफी सारी चीजें समझेंगे, सीखेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के माध्यम से हम काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो आपको पढ़ा रहा है यानी कि मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रोशन पांडे है ना, और मैं पिछले 3 सालों से, जब से ये CUET एग्जाम आया है तब से मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और इस तरीके से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की पहली पसंद रोशन सर है अगर वो फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो, और चैट GPT पे भी लिखेंगे तो रोशन सर ही आएंगे। ये सब बच्चों का प्यार है और कुछ नहीं है। सो आओ स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके, शुरू करें। एक बार जल्दी से बताओ, प्योरली हम पढ़ेंगे इसमें और बहुत मजेदार तरीके से आज की क्लास होगी। जो बच्चे आ चुके हैं सबका स्वागत है, बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत है और बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। वेलकम सभी का वेलकम। स्टार्ट करें एक बार जल्दी से, यस या नो लिख के कमेंट सेक्शन में बता दो, फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यार शुरू कर दें। आर यू रेडी स्टूडेंट्स? जी सर, ओके, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करते हैं इस पूरे चैप्टर को, तो एक पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। अब इस पूरे के पूरे शब्दावली को बच्चों अगर आप तोड़ोगे 2 पार्ट्स में, अगर स्थिर वैद्युतिकी को तोड़ोगे तो ये जो स्थिर वैद्युतिकी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्थिर और वैद्युतिकी, ये 2 शब्दों को कंबाइन किया गया है तो स्थिर वैद्युतिकी बना है। स्थिर मतलब होता है क्या? तो स्थिर जब भी आप कहेंगे तो इसका मतलब होता है रुका हुआ, मतलब स्टॉप, रुका हुआ। कोई चीज अगर रुका हुआ है तो हम कहेंगे वो स्थिर अवस्था में है। और वैद्युतिकी का मतलब होता है वैद्युत आवेश से। आवेश एक गुणधर्म होता है जिसको हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी आप समझ जाइए कि वैद्युत आवेश से रिलेटेड हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। वैद्युतिकी मतलब आवेश, तो यानी एक ऐसी यूनिट जिस यूनिट के माध्यम से हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं उस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी।
यानी इस पूरे चैप्टर में हम जो आवेशों के बारे में पढ़ेंगे, आवेशों के बारे में चर्चा करेंगे, वो सिर्फ रुके हुए अवस्था में ही करेंगे। मतलब आवेश उस समय मूव नहीं कर रहा है, आवेश रुका हुआ अवस्था में है। क्लियर बात? लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन आ सकती है आप सभी बच्चों के दिमाग में। वो क्या है कि क्या सर आवेश रुका हुआ ही अवस्था में रहता है क्या? जैसे मैं अगर मान लो तुम्हारे यहां आऊं बच्चों, और तुम्हारे यहां आके कहूं कि चाय नाश्ता लेके आओ यार, पहली बार आए हैं तुम्हारे यहां, तो तुम चाय नाश्ता रसगुल्ले वगैरह लेके आओगे ना? अरे आओगे कि नहीं लेके? जी सर। तो अब मान लो मैंने रसगुल्ले पहले खा लिए और बिस्किट नमकीन भी खा लिया और मैं चाय नहीं पी रहा, तो तुम क्या पूछोगे? क्या सर केवल रसगुल्ले और बिस्किट नमकीन ही खाते हैं क्या, चाय नहीं पीते क्या? तो तुम पूछ लोगे मुझसे, सर चाय नहीं पीते क्या आप चाय नहीं पी रहे? तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं है कि मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय भी पीता हूं, बट थोड़े टाइम के बाद पीऊंगा, रसगुल्ला पच जाए। समझ आ रही है बात? तो इसी तरीके से आवेश सिर्फ रुका हुआ ही अवस्था में नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि रुका हुआ अवस्था में रहता है। क्योंकि इस टॉपिक को, इस पूरे यूनिट को हम पढ़ रहे हैं, तो हम रुके हुए ही अवस्था में आवेश को डिस्कस करेंगे। तो सर आवेश, एक बात बताइए, आवेश जो है वो कौन कौन सी अवस्था में रहता है? तो यहां से क्वेश्चन इतने इंटरेस्टिंग बनेंगे तुम्हारे एग्जाम में कि तुम शॉक हो जाओगे। तो सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहली स्टेट होती है स्थिर आवेश। आवेश सबसे पहला कंडीशन ये दर्शाता है कि वो रुका हुआ अवस्था में रहता है, स्टॉपिंग चार्ज। अगर आवेश रुका हुआ अवस्था में रहता है तो वो अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? सिर्फ वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र ओनली। वो अपने चारों तरफ सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र और कोई क्षेत्र नहीं। बट अगर आवेश एक समान रूप से गतिमान हो, एक समान गतिमान आवेश, एक समान गतिमान आवेश, अगर आवेश एक समान रूप से गतिमान हो, एक समान रूप से गतिमान का मतलब कि अगर अभी आवेश 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है तो 5 मिनट बाद भी आवेश उसी रफ्तार से चल रहा है, यानी एक समान रूप से उसका वेग है। तो अगर आवेश एक समान रूप से गति कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ दो चीजें उत्पन्न करता है। नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, और नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ये दो चीजें आवेश अपने चारों तरफ उत्पन्न करता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि आवेश त्वरित अवस्था में गति करे, त्वरित आवेश। अब त्वरित आवेश मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज, यानी कि उस चार्ज का एक्सेलरेशन है, उस चार्ज को एक्सेलरेट किया जा रहा है। इसका मतलब समय के साथ उसका वेग बढ़ रहा है। अभी 5 मीटर पर सेकंड है, 10 मिनट बाद देखा गया तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया, 10 मिनट बाद और देखा गया तो 100 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी हर समय उसका वेग बढ़ते जा रहा है। तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेटिंग चार्ज, यानी कि त्वरित आवेश। और त्वरित आवेश अपने चारों तरफ मुन्ना 3 चीजें उत्पन्न करता है। कौन कौन सी? कमेंटवा में बताएगा क्या बचवा? पहला वैद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा एक स्पेशल टाइप की चीज उत्पन्न करता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बनाता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, तो तुम बताओगे त्वरित आवेश से। किससे? त्वरित आवेश से। कमेंट सेक्शन में बताओ ये पूरा का पूरा पॉइंट तुमको समझ आया? ये पूरा का पूरा पॉइंट तुमको समझ आया? घट भी सकता है ना सर? हाँ, मंदन हो सकता है, बट मंदन का कॉन्सेप्ट यहां नहीं आता। मंदन का मतलब क्या है? मंदन का मतलब यह है कि नेगेटिव वेग। समझ आ रही है बात? तो एक्सेलरेटिंग वेग मतलब बढ़ते हुए की ही बात करते हैं, क्योंकि चार्ज बढ़ते हुए ही अवस्था में रहता है। ठीक है, अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा हम इस तरीके से बच्चों देखें कि हम थोड़ा इसको सिंबॉलिक
में देख लें अगर, तो पहले वाले का सिंबॉलिक क्या होगा? अगर हम स्थिर आवेश के बारे में बात करें, स्थिर आवेश को हम क्या कह सकते हैं? स्थिर आवेश को हम क्या कह सकते हैं? सिंबॉलिक में देखें अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया उसका वेग क्या है? 0 है। स्थिर आवेश मतलब वेग 0, तो v का मान 0 कर देंगे, सिंबॉलिक हो जाएगा। सिंबल के रूप में हम समझ रहे हैं इसको। अगर मैं पहले ही सिंबल में समझाता तो ये चीजें समझ नहीं आती, बट ये समझा के सिंबल में चल रहे हैं अपन। तो वेग अगर 0 होगा तो क्या उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, E सिग्नेचर। मतलब अगर वेग 0 होगा, आवेश स्थिर अवस्था में है, तो इस कंडीशन में उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होगा। अगर उसका वेग कांस्टेंट है, मतलब एक समान गति की अवस्था में है आवेश, कौन? आवेश, चार्ज Q, जिसमें हम यहां पे लिखते हैं एक समान गतिमान आवेश। एक समान गतिमान आवेश अगर हो, यानी वेग का मान कांस्टेंट हो, तो ये दो चीजें उत्पन्न करेगा अपने चारों तरफ। पहली चीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्नेचर, मैग्नेटिक फील्ड सिग्नेचर, मतलब दोनों ही उत्पन्न होता है। क्लियर? और तीसरी चीज बुनना कि अगर आवेश त्वरित अवस्था में हो, त्वरित आवेश को हम क्या कह सकते हैं? त्वरित आवेश को हम सिंबल में क्या कहेंगे भैया? किसी को अगर आइडिया हो तो बताओ। त्वरित आवेश को क्या कह सकते हैं? इन द चैट सेक्शन सारे बच्चे बताएंगे। अगर हम आवेश को त्वरित अवस्था में रखें तो हम उसको क्या कह सकते हैं? कोई है जो बता सकता है इसका आंसर? भाई तुम पढ़े भी हो, पढ़ भी रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, तो तुमको पता तो होना चाहिए। बोल भाई, बोल ही नहीं रहा ये तो। हाँ, तो त्वरित अवस्था, एक्सेलरेटिंग चार्ज, मतलब यहां पे v का मान एक्सेलरेशन को हम क्या कह सकते हैं? v का मान परिवर्तन, यानी कि वेरिएबल, या यूं कह सकते हैं कि हाँ, v इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। v का मान कांस्टेंट नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने चारों तरफ E तो जनरेट करेगा ही करेगा, B भी जनरेट करेगा, और एक और चीज जनरेट करेगा EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों चीजें करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे स्लाइड में मेहनत आपको दिख रही होगी रोशन सर की, ठीक है? ये पूरी स्लाइड में आपको मेहनत दिख रही होगी, और इस पूरी स्लाइड को पीडीएफ के रूप में मैं दे दूंगा, आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। क्या हम अगले टॉपिक पे मूव करें? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले मुन्ना? शाबाश, तमीज़ से रो यार। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। v कांस्टेंट मतलब कि अगर मैंने तुमको अभी एक झापड़ दिया विश्वम, एक सेकंड में तुमको एक झापड़ दिया, तो अगले सेकंड भी मैं तुमको एक ही झापड़ दे रहा हूं, उसके अगले सेकंड में तुमको मैं एक ही झापड़ दे रहा हूं। मतलब अगर 60 सेकंड की बात करें तो मैं तुमको 60 झापड़ दे रहा हूं। अरे सर समझ गया, मतलब झापड़ों की संख्या हर सेकंड बदल नहीं रही है, सेम ही है। तो समय के साथ अगर झापड़ों की संख्या चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब मैं तुम्हारी गाल पे कांस्टेंट झापड़ दे रहा हूं, और ऐसे ही है वेग। अरे सर अब तो एकदम समझ आ गया। यस, तो ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए सब्सक्राइब करें MTRS वर्ल्ड को, ठीक है? अब समझ आया कि नहीं भैया विश्वम? मुझे बता दे भाई, परफेक्ट समझ आया होगा अब तो। बेस्ट एग्जाम्पल सर। यस, ऐसे नहीं समझता वो, ऐसे कौन समझता है? कौन सीखा है सिर्फ बातों से? सबको एक हादसा जरूरी है। चलो अब आगे चलते हैं, इस चीज को अपन डिस्कस करते हैं यार। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज भैया, एनीवन प्लीज? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? कोई ऐसा है वीर बहादुर बच्चा
जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे दे। क्या होता है आवेश किसे कहते हैं बताओ, पहले तुम बताओ किसी भी टॉपिक को, फिर हम बताएंगे, क्योंकि हम बताएंगे तो दिमागवा में घुस जाएगा, तो इसलिए पहले तुम प्रैक्टिस करो और फिर बताओ। तो भैया चार्ज एक पता है क्वालिटी है बच्चों, जैसे हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है ना, जैसे मेरे अंदर क्या थी, कुंभकर्ण की क्वालिटी, मैं रोज 9 बजे उठता था सो के, बट अब मैंने वो क्वालिटी चेंज कर ली होगी, कर ली है। अगर आप MTRS वर्ल्ड देखते हैं तो आपको पता है, अब मैं 5 बजे उठूंगा डेली, ठीक है। इसी तरीके से आवेश, चार्ज जो है वो पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है, पदार्थों की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आवेशों का मूलभूत गुण जो अपने चारों ओर, नहीं, पदार्थ का एक ऐसा गुण जो अपने चारों तरफ वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसी को हम कहते हैं क्या, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश आवेशों का ही मूलभूत गुण धर्म नहीं है, पदार्थ का मूलभूत गुण धर्म है ना। तो अब वैद्युत आवेश क्या है, पदार्थ का एक गुण है, पदार्थ का गुण, एक ऐसे पदार्थ का एक ऐसा गुण जिस गुण के कारण वो पदार्थ कैसा बिहेवियर करता है, वो अपने चारों तरफ पदार्थ वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। उस क्वालिटी को, उस गुण को, पदार्थ के उस गुण को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। ये एक क्वालिटी है, समझ आ रही है बात। और इस आवेश को हम कैपिटल Q या स्मॉल q से दर्शाते हैं, डिपेंड करता है कि हम कहां पे कौन सा यूज कर रहे हैं, कहीं पे कोई भी यूज कर सकते हो, कैपिटल Q स्मॉल q, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिख लेते हैं यार। सबसे पहली चीज तो ये है, यह पदार्थ का गुण है। वैद्युत आवेश क्या है, पदार्थ का गुण है। इसे कैपिटल Q या स्मॉल q से दर्शाते हैं। इसका सूत्र Q बराबर I इंटू T होता है। इसका SI मात्रक कूलाम होता है, यानी वैद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है बच्चा, कूलाम होता है। क्लियर, वैद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। इसके अलावा वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, यानी केवल परिमाण से ही इसका काम चल जाएगा, दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसके बारे में, एनीवन प्लीज, वैद्युत आवेश के बारे में और कुछ अगर लिख सकते हो तो बताओ। हाँ, विमीय सूत्र हो सकता है इसका, तो यहां पे लिखेंगे वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र, वैद्युत आवेश का विमा AT होता है, वैद्युत आवेश की विमा AT होता है। इतनी चीजें तुम याद रखोगे, क्या याद रखोगे भैया? अभी बहुत सारी चीजें और बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहले तुम ये बताओ कि इसको याद रखोगे कि नहीं, इतनी चीजों को याद रखोगे कि नहीं इन द चैट सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा यहां पे कुछ और बातें लिख सकते हो कि वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। उसके बाद यहां पे लिखोगे वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक है,
सबसे छोटा मात्रक है। इसके बाद यहां लिखोगे वैद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक है। तीनों का आंसर बताओ जल्दी से, तीनों का आंसर झट से कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए यार। तीनों का आंसर जितनी जल्दी तुम कमेंट में करोगे उतना ही तेज अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोलो। बोलो बोलो बोलो। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बिल्कुल सही बात है। हैंड राइटिंग अच्छा लग रहा है, हैंड रिटन सारी चीज़ें नो पीपीटी, बिल्कुल नहीं रहेगी पीपीटी, पूरी क्लास में नहीं रहेगी यार। और तुमको एक चीज़ आश्चर्य होगा, मैं तुमको बता दूं एक चीज़, देखो मोटिवेशन और जुनून इसी को कहते हैं, जुनून और मोटिवेशन इसी को कहते हैं, और ये हमेशा बरकरार रहेगा। क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, तुम देख भी पा रहे होगे, बट अगर इतने भी बच्चे पूरे साल रहे ना तो भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाना एक ऐसी चीज है ना जो मुझे खुशी देती है। अब जाहिर से बात है अपन मेहनत करेंगे, अपन आगे और अच्छा बेस्ट कंटेंट देंगे तो संख्या बढ़ेगी, बट अगर वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चले संख्या नहीं भी बढ़ी तो भी पढ़ाऊंगा। समझ आ रही है बात? सो बस यही है कि आप सभी बच्चे डेली आए, रेगुलर आए, एक भी बच्चा आएगा मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा भैया, और मैं पूरी लिख के पढ़ाऊंगा, कुछ भी लेके नहीं आऊंगा पहले से, वो है ही नहीं फितरत में। ठीक है, अब आ जाए यार, अपन मेहनती लोग हैं यार और तुमको भी मेहनती बनाएंगे। वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे, फेरड नहीं, फेरड तो इसका होता है, फैराडे होगा। फेरड तो किसका होता है? संधारित्र की धारिता का। अच्छा, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम कह सकते हैं एक चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम एक चीज और कह सकते हैं, और वो है स्टैट कुलाम। स्थैत या स्टैट कुलाम भी कई लोग कहते हैं। ठीक है, स्थैत कुलाम या स्टैट कुलाम। और एक कुलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कुलाम, ये याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है भैया, पीपीटी मतलब वही जो टीचर्स पहले से लिख के नहीं लाते हैं। समझ आ रही है बात? किसी टीचर को देखते होगे पहले से ही पूरी बोर्ड पे लिख के लेके आते हैं, केवल पढ़ के तुमको सुना देंगे, तो उसमें क्या होता है कि टीचर की मेहनत बच जाती है। वो पहले से पीपीटी बनवा के लाएंगे और वो खुद नहीं बनाते। रियलिटी सुनो, वो खुद नहीं बनाते, उन्होंने एक आदमी रख रखा होता है पीपीटी बनाने के लिए, जो उनकी पीपीटी बनाता है और उनको देता है। उनको सिर्फ आना है, वो पढ़ना है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, चले जाना है। ठीक है, मतलब मेहनत लगभग 0, जो बोला वही मेहनत। बट यहाँ क्या है? यहाँ लिखना भी है, समझाना भी है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, सब कुछ। तो समझ है। और पूरे यूट्यूब पे आपको बहुत कम ही टीचर दिखेंगे जो पूरी चीज़ लिख के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना यार। मेहनती लोग बहुत कम होते हैं, होते जो हैं वो अलग ही चमकते हैं। तो इसलिए मेहनत तुम भी करो। देखो, तुम बोर्ड एग्जाम में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तुम्हारे साथ लाखों बच्चे मेहनत करेंगे, लाखों। आगे तुमको निकलने का क्या रास्ता है? एक ही, मेहनत करो, स्ट्रैटेजिकली मेहनत करो। स्ट्रैटेजिकली मेहनत करोगे, वो सारे बच्चे पीछे हो जाएंगे तुमसे। ठीक है, अब उसी को उल्टा कर दो यार। एक कुलाम में 3 × 10⁹ ESU, तो एक ESU में मतलब 1/3 × 10⁹
इसको ये बेसिक चीजें हैं यार, इसको तो तुम कहीं से भी कर सकते हो। आगे चलें, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें क्या बच्चा, बोल दे भाई यार जल्दी से। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो होगा आवेशों के प्रकार, टाइप ऑफ चार्जेस। अब जो आवेश होते हैं वैद्युत आवेश, ये कुछ टाइप के होते हैं, तो यहां पे अपन लिखते हैं आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार, टाइप ऑफ चार्जेस। क्या? टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस। कितने टाइप के होते हैं बच्चों वैद्युत आवेश? तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, यहां पे अपन लिखेंगे भी कि यह दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप। पहला कौन सा? धनात्मक आवेश, और दूसरा ऋणात्मक आवेश। तो सबसे पहले अपन यहां पे लिखेंगे, सबसे पहला टाइप धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी सर। ये पॉजिटिव चार्ज अपन हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज की खास बात क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब यानी ऐसे आवेश जिसके ऊपर धनात्मक आवेश हो। मतलब अगर आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रोटॉन ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है बच्चा? धनात्मक आवेश होता है। अब प्रोटॉन के बारे में अगर हम डिस्कस किए तो इस पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर QP आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 धनात्मक के बराबर। मतलब आवेश धनात्मक ये होता है, तो धनात्मक, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? खोज किस चीज की? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की खोज जिसने की थी उसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। और धनात्मक आवेश में एक चीज और याद रखें कि इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु क्या होता है बच्चा? धनात्मक होता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु से मान लो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो वो वस्तु अपने आप क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। क्योंकि किसी भी वस्तु पर दो टाइप के आवेश होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों की मात्रा बराबर है तो वो वस्तु न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, आवेश रहित हो जाता है। बट अगर किसी एक की मात्रा बढ़ गई तो वो उस अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे मान लो प्रोटॉनों की मात्रा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। भाई एक वस्तु, एक उदासीन वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब मान लो प्रोटॉन तो बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि वो तो प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले तो एक निकला तो मान लो आप कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 3, और प्रोटॉन कितना बच गया? 4। तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो वस्तु कैसा हो जाएगा? धनात्मक। इसी तरीके से अगर बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब की बार इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5, और प्रोटॉन कितने हो गए? 4। तो इस कंडीशन में वस्तु नेगेटिव हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से वस्तु ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉनों की कमी से वस्तु धनात्मक हो जाती है। पकड़ आया बात? बातें पकड़ आई यार? पकड़ आई बातें कि नहीं? अगर नहीं आई तो रहपटी रहपट। कैसे नहीं आई यार? तेरी तो पॉट। चलें आगे। यस सर, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज के बारे में अपन ने लिखा, अब हम बात करते हैं थोड़ा नेगेटिव चार्ज के बारे में।
जो कि है दूसरा टाइप। इसको हम हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक आवेश और इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव चार्ज। ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। ऋणात्मक आवेश को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज। राइट सर। अब नेगेटिव चार्ज के बारे में अगर मैं कुछ बातें आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव चार्ज का एक एग्जाम्पल होता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखे हो? देखे तो नहीं होगे, मतलब सुने होगे। एग्जाम्पल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। जिस पर आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर? इलेक्ट्रॉन पर अगर आवेश की मान देखें हम तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इसी के बराबर होता है प्रोटॉन के आवेश के, बट ये वैल्यू होती है ऋणात्मक में, तो ये ऋणात्मक के तुल्य वैल्यू है, तो ये याद रखना। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? तो ईटा परनाच याद रख लो। खोज जे थॉमसन, कहीं कहीं टॉमसन लिखा जाता है बट आप थॉमसन याद करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वस्तु ऋणात्मक आवेशित होता है। वस्तु ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। इतनी बातें अगर परफेक्ट तरीके से समझ आई तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ भैया, समझ आ गया सबको? बढ़िया, एकदम प्यारे तरीके से, तो बता दो। एकदम चंगा सी सर, आप समझाएं और समझ ना आए ये हो सकता है क्या? और एक चीज और यहां पे लिख देना कि अगर हमारे पास मान लो कोई एक ऐसी वस्तु है जो उदासीन है, तो उदासीन वस्तु जो होते हैं, देखो धनात्मक और ऋणात्मक वस्तुएं तो हमने देख लिया कि अगर वस्तु ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अगर वस्तु धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बट उदासीन वस्तु में क्या होता है? उदासीन वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन दोनों की संख्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं उदासीन वस्तु में। मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? कैंसल आउट कर देते हैं, यानी कि बहिष्कार कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है आवेशों के गुणधर्म। तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं बच्चों, अपने अंदर झांक के देखो, बताओ 2-4 क्वालिटी बताओ अपनी, 2-4 क्वालिटी बताओ यार अपनी। तो बहुत सारी क्वालिटी है ना, बताओ। कोई कहेगा खाना बहुत खाता हूं सर मैं, कोई कहता है सर मैं काम बहुत करता हूं, कोई कहेगा कि सर मैं अच्छा दौड़ लेता हूं, कोई कहेगा मैं अच्छा गाना गा लेता हूं, कोई कहेगा कि सर मैं सब कर लेता हूं। तो ये सारी क्वालिटीज हैं तुम्हारे अंदर की, तो 1-2 क्वालिटी बताओ यार, मतलब अपनी, मैं भी जानूं कि कौन सी क्वालिटी तुम्हारे अंदर है। नीचे लिखने में दिक्कत हो रही है ना सर आपको? जिम वाला टीचर हूं मैं, नीचे लिखने में कैसे दिक्कत हो जाएगी? आई एम यंग, बूढ़ा ही समझ लिया यार तुम लोगों ने। अब मैं लाठी से चलूंगा, कहाँ है लाठी मेरी? बच्चों ने मुझे बूढ़ा समझ लिया यार, लाठी कहाँ है मेरी? अब लाठी पकड़ के चलूंगा मैं, ठीक है। टीचर से डिस्कशन करना पसंद है, ओके, अच्छी बात है। फिर ये सारी क्वालिटीज आप सभी बच्चों के अंदर की है। इसी तरीके से आवेश के अंदर काफी सारी क्वालिटीज होती हैं, जिन क्वालिटीज को हम आवेशों के गुणधर्म के अंतर्गत पढ़ेंगे और चीजों को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कुछ क्वालिटीज जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन सा बताओ? आवेशों का क्वांटमीकरण।
ठीक है, आवेशों का क्वांटमीकरण, पहली क्वालिटी, आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटीकरण भी कई जगह लिखा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस यानी आवेशों का क्वांटमीकरण। क्या होता है ये, कोई बताए? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है भैया? आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है? एनीवन प्लीज? तो इसको बड़ा अच्छे से समझो। हम जिस जमाने में रहते हैं उस जमाने में अब 8 आना चलता है, यानी 50 पैसे नहीं चलता है ना। मिनिमम कितनी चीज चलती है, मिनिमम कितना सिक्का चलता है, कितने का? तो 1 रुपए का। 1 रुपए से कम का सिक्का होगा, चाहे वो 25 पैसे का हो, चाहे वो 50 पैसे का हो, चाहे वो 75 पैसे का हो, वो नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो एक का फ्रैक्शन या दशमलव वाली चीजें बंद हो गई हैं। ठीक है भाई, 8 आना 50 पैसा मतलब क्या होता है? 0.5 रुपीज, 0.5 रुपीज, यही तो होता है। तो पॉइंट वाली चीजें बंद हो गई हैं मार्केट में, अब 8 आना नहीं चलता। ठीक है, तो इसी तरीके से आवेश की भी कंडीशन है, आवेश भी अपना 8 आना बंद कर दिया है। आवेश का कहना क्या है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा, निश्चित न्यूनतम आवेश, इस ब्रह्मांड में सबसे कम आवेश इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, निश्चित न्यूनतम आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है, उसके पूर्ण गुणज के रूप में ही होना चाहिए। यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, मान लो इस तरीके से यहां पे एक वस्तु है, तो इस वस्तु पर आवेश की मात्रा प्लस माइनस NE के बराबर होनी चाहिए। NE के बराबर मतलब क्या? जहां n का मान कोई भी पूर्णांक है, मतलब n का मान क्या है? n का मान 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 ऐसे ले सकते हो आप। n का मान 4.5 नहीं ले सकते आप, n का मान 1.5 नहीं ले सकते, क्योंकि दशमलव वाली चीजें बैन है। होगा तो पूर्ण गुणज के रूप में होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान पूर्ण गुणज के रूप में होगा, मतलब किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि मान लो इस वस्तु पर आवेश होगा तो या तो 5e होगा, या तो 2e होगा, या तो -3e होगा, बट ऐसा नहीं है कि 1.5e हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको आवेशों का क्वांटमीकरण सिखाता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। मजा आया सबको? इन द चैट सेक्शन क्या सबको मजा आया यार? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमरा बिहार में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते। ये पहली क्वालिटी थी यार, ये ऐसी नहीं कि पूरी क्वालिटी थी। अब ये दूसरी क्वालिटी इसमें है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण यह कहता है कि किसी विद्युत निकाय में जो आवेश है, इनका बीजगणित योग नियत होता है। किसी विद्युत निकाय में आवेशों का बीजगणित योग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ घट जाएगा, एकदम नियत रहेगा। इस बात को आप याद रखेंगे एकदम ढंग से। ठीक है, ठीक है। मतलब इस पूरे संरक्षण का मतलब क्या है कि उसको संरक्षित किया गया है। मतलब आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जाता है। आवेशों को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक
स्थानांतरित किया जा सकता है और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हो कि किसी वैद्युत निकाय में, किसी वैद्युत निकाय में, वैद्युत निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग, आवेशों का बीजगणितीय योग नियत होता है, नियत होता है। आवेशों का बीजगणितीय योग नियत होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात यहां तक? यानी कि मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, इसमें बहुत सारे कण हैं, इन सभी पे अलग अलग आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, इसको आवेशों की योज्यता भी कहेंगे हम। ठीक है, तो डॉट 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 Qn, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn, ये क्या होगा? ये नियत होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये होगा आवेशों की संरक्षण। यानी कि अर्थात आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, अर्थात आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, और नहीं मत पढ़ लेना, और न ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, जा सकता है। नीचे लिख लेना, जगह बचेगा तो। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है बच्चों? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर है बात? तो बताओ। सर नोट्स मेरे पास पहले वाला है बट दिल कर रहा है फिर बना लो। तो दिल जो करता है उसको बना लो। दिल कहता है तेरी बातें सुनूं, सौदे में अधूरे चुनूं, मुफ्त का हुआ है फायदा। एक बहुत प्यारा गाना है, पता ना किसका है, वसीम रजवी की, पता ना किसका है। मैं पहले समझता था कैलाश खेर का है, बट ये गाना इतना प्यारा था कि मैं बहुत सुना। मैं खुद को यूं बर्बाद करूं, फना हो के तुझसे मिलूं, इश्क का जब है कायदा, तेरी राहों से है गुजरी है मेरी डगर, मैं भी आगे बढ़ गया हूँ होके थोड़ा बेफिक्र, कहो तो किससे मर्जी लूं, कहो तो किसको अर्जी दूं, हंसता अब थोड़ा फर्जी हूं, ये तूने क्या किया। बहुत प्यारा गाना है यार, इसको सुनना तुम। देखो गाना तुमको हील करेगा। एज ए स्टूडेंट उस लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, हम बहुत सारी परेशानियां झेलते हैं, तो उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अच्छे गाने सुनो, मूड फ्रेश करो, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहो, हमेशा उन चीज़ों से ओवरकम कर जाओगे। क्लियर बात? आ जाओ अब स्टार्ट करते हैं एक नई चीज़। नई चीज़ इज द सेंस कि आपको एक चीज़ और समझनी है कि भैया यार एक चीज़ देख, हम दो तरीके की इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक होता है अपना सजातीय आवेश। आवेशों में भी दो तरीके की चीज़ें होती हैं। पहला सजातीय आवेश, सजातीय आवेश यानी एक जैसे आवेश, इसको क्या कहते हैं? एक जैसे आवेश, सजातीय आवेश। क्लियर? अरे बोलो यार। सजातीय आवेश मतलब एक ही जाति के आवेश, ठीक है। और दूसरा होता है आपका विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। अभी आवेश ही चल रहा है, अभी कूलॉम का नियम नहीं आया, अभी आवेश ही हम पढ़ रहे हैं।
तो सजातीय मतलब एक जाति के आवेश। इसका मतलब अगर प्लस प्लस एक साथ हो तो इसको हम कहेंगे सजातीय आवेश, अगर माइनस माइनस एक साथ हो तो इसको हम कहेंगे सजातीय आवेश, मतलब एक ही जाति के आवेश है। तो अगर सजातीय आवेश हो यानी प्लस और प्लस एक साथ हो तो इसको हम कहेंगे क्या, सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश क्या करते हैं, सजातीय आवेश क्या करते हैं भैया, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि धक्का देते हैं, कहते हैं भगो यहां से, मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, ठीक है। और जो विजातीय आवेश होते हैं इसका मतलब क्या है, विजातीय आवेश का मतलब क्या है बच्चों, कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, विजातीय एक दूसरे के विपरीत जाति के, या फिर एक माइनस है तो दूसरा क्या है, प्लस है, तो इसको हम विजातीय आवेश कहेंगे। तो अगर मान लो प्लस एक है एक माइनस है तो इसको हम कहेंगे भैया विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश क्या करते हैं एक दूसरे को, विजातीय आवेशों का नाम क्या होता है, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और अब हम पढ़ते हैं आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे बढ़िया टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला टॉपिक और सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। तैयार हो, तैयार हो बचवा, अरे बता दे यार भाई। रियली हार्ट टचिंग सर, बिल्कुल टच करेगा हार्ट यार, मस्त सूट कर रहा है सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मजा आएगा यार, पूरे साल बहुत मजा आएगा, तुम लोग ट्रस्ट करो। तुमने रोशन सर का जो रूप वहां देखा था ना, उससे निखरा हुआ रूप ही आएगा, क्योंकि वहां काम बहुत होता था, तुमको दिखता नहीं था, तुमको लगता था कि सर को एक ही क्लास लेनी है, बट बैक एंड में काफी सारा काम होता था यार। मतलब मैं कसम से लिटरली ऊब जाता था कि भाई इतना काम, दिमाग की दही। ठीक है, और अब क्या है, अब यह है कि पढ़ाना है तुमको, कुछ और भी मेरे काम है वो मैं कर लूंगा दिन भर में। एक क्लास लेनी है शाम को तो वो एकदम मन से लेंगे, न टाइम देखेंगे कि कितना घंटा हुआ, न जो है वो ये अपना बंधन में होके पढ़ाएंगे, खुल के एकदम इंडिपेंडेंट तरीके से पढ़ाएंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे दिल में जाएगा सीधे। समझ आ रही है बात? तो निश्चिंत रहो यार, मजा आएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ लिटरली तुम खुश हो जाओगे, पूरे साल चेहरे पे स्माइल रहेगी एक पॉजिटिव वाली, क्योंकि मैं ही खुश हूं ना, मैं खुश हूं तो मैं खुशी ही तो डिलीवर करूंगा भाई। आदमी के पास जो चीज होता है वो वही चीज डिलीवर करता है। अगर कोई जीवन भर दुखी है तो वो दूसरे से बात करेगा तो दुखी होकर ही बात करेगा, उसको अपना दुख वाला ही एनर्जी प्रदान करेगा। बट जो खुश है वो तो खुशी वाली एनर्जी ही देगा ना तुमको। तो ये चीज आप याद रखो। अब ये कूलम्ब का नियम पढ़ते हैं यार। तो देखो, कहीं किसी भी माध्यम में या निर्वात में या किसी भी माध्यम में अगर दो चार्ज हैं हमारे पास, कितने चार्ज, दो चार्ज, दो आवेश अगर आपके पास हैं, मान लो ये आवेश है Q1 है और दूसरा एक आवेश है Q2, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, ये Q1 ये Q2, ये दो आवेश हैं और ये दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, कुछ दूरी पर हैं। मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, स्मॉल r। अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, है ना, ठीक है, अरे बोल दे भाई यार। मान लो ये वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे, तो वायु के लिए परावैद्युत स्थिरांक k का मान 1 होता है। तो मान लो वायु या निर्वात में ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो ये दोनों आवेश ना एक दूसरे के ऊपर एक बल का अनुभव करेंगे, और वही अनुभव किया गया बल कूलम्ब बल कहलाता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलम्ब बल कहलाता है। आकर्षण कब होगा, जब दो आवेश में से एक आवेश पॉजिटिव एक आवेश नेगेटिव होगा, विजातीय आवेश होंगे तब। और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा आवेशों के बीच, जब दोनों सजातीय आवेश होंगे तब। समझ आ रही है बात? तो दो अब कूलम्ब साहब ने यह कहा कि मुन्ना एक चीज सुनो यार,
मेरी बात सुन लो यार मुन्ना। किसने कहा? गुलाम साहब ने। गुलाम साहब ने यह कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है ना F, वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि समीकरण नंबर 1 इसको हमने दे दिया, समीकरण नंबर 1। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको गुलाम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को समझो, यानी कि अगर इन दोनों आवेशों का मान ज्यादा होगा तो इनके बीच बल ज्यादा लगेगा। और दूसरा स्टेटमेंट, अगर बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, देखो व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग के, तो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो बल कम लगेगा, दूरी को घटाएंगे तो बल ज्यादा लगेगा। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण से दोनों समीकरण को कंबाइन करेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक लगता है, तो यह हो जाएगा F बराबर कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां कैपिटल K क्या है बच्चा? एक नियतांक है। क्या है? एक कांस्टेंट है, जिसका मान आपका क्या होता है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होता है। जैसे F बराबर, यहां पे लिखेंगे, यहां पे एक चीज लिख देंगे कि K क्या है? एक नियतांक है जिसका SI मात्रक, SI पद्धति में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, SI पद्धति में। और CGS पद्धति में K का मान 1 होता है। किसमें? CGS में। CGS पद्धति में K का मान 1 होता है। तो अगर हम SI पद्धति में ही हम हर चीज को डिस्कस करते हैं तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम और इसका गणितीय रूप। इसी को हम कहते हैं कूलाम के नियम का गणितीय रूप। समझ आ रही है बात या नहीं? और यहां पे लिख देंगे न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन मतलब इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, सभी बच्चों को याद रहेगा। भैया बोल दे यार जल्दी से। ठीक है, अब एक चीज याद रखो यहां पे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को याद रखना कूलाम के नियम से रिलेटेड। वो ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है बच्चों, वो होता है 9 × 10⁹ ठीक है। एप्सिलॉन 0 जो होती है वो होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता मतलब ये वो बताती है कि निर्वात में वैद्युत बल रेखाएं कितनी रफ्तार से गुजर रहे हैं, ये कितने मात्रा में गुजर रहे हैं। ठीक है, इसका मान कांस्टेंट होता है ना, और वो होता है आपका निर्वात में, निर्वात के लिए एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और इसका मात्रक और वीमा कई बार पूछ देता है, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक आपको याद रखना है, यहां से आप निकाल लोगे यार। एप्सिलॉन 0 को इधर कर दो, बल को नीचे, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, और बल को नीचे करोगे तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिख दोगे? कूलाम स्क्वायर, मैं सिंबल में लिख देता हूं C स्क्वायर, मतलब कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन, N मतलब न्यूटन, और इंटू M स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो याद रखना कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी वीमा निकालेंगे तो वीमा भी लिख दे भाई जल्दी से। अगर इसकी वीमा अपन लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? इसकी वीमा क्या होगी, कोई बताए? तो AT A स्क्वायर T स्क्वायर, और न्यूटन ML T पे -2 और इंटू L स्क्वायर, तो ML3 T पे -2 ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? M पे -1, ठीक है, L पे -3, T पे 4, A पे 2। ये अपने मर्जी से मैंने निकाला है, एकदम दिमाग में ही कैलकुलेशन करके। तुम बताना कि ठीक है कि नहीं। ठीक है बच्चों? हाँ, तुम एक बार चेक कर लेना यार।
ठीक है। हाँ, मात्रक भी देख लीजिए। हाँ, मात्रक तो सही है। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर सही है, मात्रक तो सही है। मात्रक लिख दीजिए। अच्छा, लिख दिया है। अच्छा, अब एक चीज समझो, एक चीज और सुनो। अगर इन दोनों आवेशों के बीच वायु ना हो के कोई एक ऐसा माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक k हो, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे लिखेंगे परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए क्या होता है, परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए जो k होता है उसका मान अलग अलग होता है। और मान लो k परावैद्युत माध्यम भरा है तो उसके लिए कूलम्ब का नियम क्या यूज होगा, F = 1/4πε0 k q1 q2 अपॉन r²। अब वायु के लिए इसी k का मान 1 हो गया था तो इसलिए 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r² हो गया। बट परावैद्युत माध्यम के लिए k यहां पे लग जाएगा, k का मान अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। हर एक परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक अलग होता है। जैसे एक होता है वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए k का मान आपका 80 होता है। किसके लिए 80 किसके लिए होता है बताओ जल्दी। नहीं, मैंने लेट ही देखा था, आपका कमेंट लेट देखा था रोशनी। ठीक है, जल का लगभग 80 या 81 होता है। ठीक है, उसके बाद आपका इनफाइनाइट किसके लिए होता है, इनफाइनाइट होता है आपका धातुओं के लिए। तो इस तरीके से आप परावैद्युत स्थिरांक k का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक की चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से समझ आई। ठीक है, इन द चैट सेक्शन सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। ठीक है, अब मान लो एक चीज और देखो यहां पे। अब मान लो कि दो आवेश हैं अपने पास, एक Q है प्लस Q, एक है आपका Q1 आवेश और एक है आपका यहां पे Q2 आवेश, और इनके बीच की दूरी मान लो r है और ये वायु में रखा गया है। ठीक है, ये वायु में रखा गया है। तो इस पर जो बल लगेगा वो F वायु लगेगा, यानी F एयर लगेगा, FA लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और दो आवेश को हमने एक परावैद्युत माध्यम में रख दिया, मान लो Q1 Q2, और इसके बीच की दूरी भी r है, बट इसको एक माध्यम में रख दिया, माध्यम। तो इसके बीच जो बल लगेगा वो F माध्यम होगा, जिसको हम FM से डिनोट करते हैं। क्लियर, इसका परावैद्युतांक 1 और इसका परावैद्युतांक k। तो अब इनका अनुपात निकालोगे, इनका अनुपात करोगे दोनों का, तो k का मान कितना आ जाएगा, F वायु बटे में F माध्यम। तो इस वाले फॉर्मूले से आप परावैद्युतांक निकाल सकते हो। क्वेश्चन में दे देगा कि दो आवेशों के बीच की दूरी इतनी है, वायु में इस पर लगने वाला बल 80 न्यूटन है और जल में इस पर लगने वाला बल 10 न्यूटन है, तो ऐसी कंडीशन में परावैद्युत स्थिरांक का मान ज्ञात करो। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जल का परावैद्युत स्थिरांक ज्ञात करिए, वायु में 800 न्यूटन और जल में 10 न्यूटन, तो परावैद्युत स्थिरांक सीधे भाग दे दोगे तो 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा, वैद्युतशीलता के पद में भी होता है k का मान, तो k का मान वैद्युतशीलता, तो यहां पे अगर आप रखेंगे तो चूंकि यहां पे आप देख सकते हो कि बल और वैद्युतशीलता में रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती का है, तो F वायु अगर ऊपर है तो यहां पे माध्यम वाला EM, माध्यम की वैद्युतशीलता ऊपर होगी और निर्वात की वैद्युतशीलता नीचे होगी। तो ये भी फॉर्मूला एक बहुत अच्छे से याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे आप लिख भी सकते हो कि E एप्सिलम m क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, और E नॉट क्या है, एप्सिलम नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है अपना, वो है सदिश रूप, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप जानते हो कूलम्ब के नियम का, कौन बता सकता है? कूलम्ब के नियम का
कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। अगर हम सदिश रूप के बारे में डिस्कशन करें कूलाम के नियम का, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर कैप। अगर हम कैप लिखेंगे तो नीचे स्क्वायर होगा, ठीक है। बट एक और फॉर्म हम लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर बराबर F12 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब और इंटू आर वेक्टर। अगर आर वेक्टर ऊपर है तो नीचे आर क्यूब, आर कैप ऊपर है तो नीचे आर स्क्वायर। ये दोनों कूलाम के नियम के सदिश रूप हैं। यहां पे लिखेंगे दोनों समीकरण कूलाम के नियम के सदिश रूप को दर्शाते हैं। कूलाम के नियम के सदिश रूप को दर्शाते हैं, सदिश रूप को दर्शाते हैं। दोनों क्या करते हैं? कूलाम के नियम के सदिश रूप को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में काफी मेहनत, काफी परिश्रम के बाद आप देख सकते हैं ये कंटेंट देख रहे हो। ये कंटेंट देखो, तुम कंटेंट देखो, सिर्फ हर चीज लिख के एकदम तरीके से, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई गई है और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हर चीज सिखाया गया है। तो उम्मीद है, मुझे विश्वास भी है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर सारे बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया, अच्छा लगा, मजा आया इस वीडियो को देख के, तो इसको लाइक कर देना, है ना, और अपने दोस्तों को इस पूरे के पूरे सेशन के बारे में जरूर बताना, ठीक है। मजा आया सबको? एंड करें सेशन। सर एक चीज बताइए, दोनों जगह के तब नोट्स बनाना जरूरी है? दोनों जगह के तब नोट्स बनाना नहीं, कहीं एक जगह बनाइए, कहीं एक जगह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी बनाइए, ठीक है। सो ठीक है यार, चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, जय हिंद। और इसको रिवीजन करते रहना, PDF अटैच कर देता हूं 10 मिनट में।